स्वागत है दोस्तों आपका हमारे इस YouTube चैनल पे। दोस्तों इस वीडियो में आज हम 66वीं बीपीएससी का जो दृष्टि पब्लिकेशन का है उसका आज टेस्ट नंबर 4 लेकर आए हैं। आप लोगों का बहुत डिमांड हो रहा था कि सर नेक्स्ट करवाइए, सर नेक्स्ट वीडियो लाइए दृष्टि का, और तो इस वजह से मुझे ये लाना पड़ा। और ये टेस्ट दृष्टि का जो टेस्ट सीरीज चौथा है, इसे शुरू करने से पहले कुछ चीज़ मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ आज, ताकि आप लोग ज़्यादा परेशान ना हो। जैसे कि देखिए ये दृष्टि का था, तो ये मेरा ये दृष्टि का आखिरी सेट होगा। ठीक है, यूट्यूब पे जो भी मैं वीडियो जो बना रहा हूँ 66वीं बीपीएससी का, ये चौथा तक मैं करवा दूंगा। ठीक है, उसके बाद आप लोग परेशान मत होइएगा। जो आपने अब तक पढ़ा है उसे रिवीजन कर लीजिए और ज़्यादा इधर उधर दिमाग मत भटकाइए, सर ये सेट नहीं मिला, सर वो सेट नहीं मिला। ठीक है, और ये वीडियो कंप्लीट कर दूंगा। उसके बाद लास्ट जो मैंने आपको बोला है कि एडिटोरिया का जो बहुत सारे गलत क्वेश्चन है उसका मैं देख रहा हूँ, रिव्यू कर रहा हूँ उसका भी, और जैसे ही रिव्यू हो जाता है 1-2 दिन में उसका भी मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा। और 66वीं बीपीएससी को मैं फिर टेस्ट सीरीज जो यूट्यूब पे चल रहा है उसको फिर स्टॉप करके फिर एक सदाबहार टेस्ट अब लाने जा रहा हूँ। ये सदाबहार टेस्ट क्या होगा, इसमें आपका बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का कलेक्शन रहेगा। ठीक है, और ये सामान्य रूप से उपयोगी होगा बिहार दरोगा परीक्षार्थियों के लिए, बिहार एसएससी के परीक्षार्थियों के लिए, सचिवालय सहायक के लिए, बीपीएससी के लिए, सीडीपीओ के लिए, रेंज ऑफिसर के लिए, और बिहार कांस्टेबल, बिहार दरोगा, ये सभी कैंडिडेट्स के लिए सामान्य रूप से वो उपयोगी होगा। इसीलिए उसका नाम रखा गया है सदाबहार टेस्ट। ठीक है, तो सदाबहार टेस्ट का भी 1 नंबर करवा दिए हैं जो बीपीएससी पैटर्न पे था। इसी तरह से करके अब उसे मैं कंटिन्यू करूंगा। जो आप बीपीएससी का स्टूडेंट हैं, जो टेस्ट देना है 27 दिसंबर को, वो लोग अब इधर उधर दिमाग ना भटकाएं, अपना सेल्फ स्टडीज़ पे रहें, करना शुरू कर दें। प्रैक्टिस सेट मारें, उसको रिवीजन करें, जो अब तक पढ़ चुके हैं उसको भी रिवीजन कर लें, जितना प्रैक्टिस सेट बना चुके हैं उसको भी रिवीजन करें। और जो भी स्टडी मटेरियल हो रहा है वो हमारे टेलीग्राम चैनल पे भेजा जा रहा है, जिसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। अगर आप खुद से ज्वाइन होना चाहते हैं तो टेलीग्राम पे confusion9.2.11 सर्च करके खुद से ज्वाइन हो सकते हैं। तो ये सब चीज़ क्लियर हो गया। और जो भी मटेरियल भेजा जा रहा है अब तक, मैंने जैसे यूट्यूब पे मैंने 66वीं बीपीएससी का करीब 10 से 12 सेट डाल दिया हूँ। उस वहीं पे अगर आप टेलीग्राम पे बात करें तो वहाँ पे मैंने 30 डाल दिया, तो लगभग 40 के आसपास 66वीं बीपीएससी का टेस्ट सीरीज पूरा करवा चुका हूँ। अब आप लोग उसे देख लें। ठीक है, तो चलिए ये दृष्टि वाला जो पब्लिकेशन है उसका 66वीं बीपीएससी का टेस्ट नंबर 4, और ये आखिरी ये अपने चैनल पे अपलोड कर रहे हैं इस सीरीज का। ठीक है, दृष्टि सीरीज का ये आखिरी टेस्ट सीरीज मैं अपलोड करने जा रहा हूँ। आप लोग इसे देखें और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कर लें। चलिए यहाँ पे बाइलिंगुअल मेथड में है, इसका क्वेश्चन पेपर मैं आपको भेज दूंगा टेलीग्राम चैनल पे, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर लें। और मैं इस वीडियो में केवल जो हिंदी मीडियम के हैं क्वेश्चन उसी को मैं देखूंगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे है, इसे थोड़ा जूम कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन बोला जा रहा है कि इकोसिस्टम यानी कि पारिस्थितिक तंत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। तो पहला का हो जाएगा ऑप्शन सी, एजी टांसले ने। नेक्स्ट आइए दूसरा नंबर में। दूसरा बोल रहा है कि पारिस्थितिक पद चिन्ह को परिभाषित किया गया है। तो दूसरा का जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, पृथ्वी के पारिस्थितिकी तंत्र पर मानवीय मांग की माप के रूप में। ठीक है, नेक्स्ट आइए तीसरा नंबर। जहाँ एक्सप्लेनेशन का जरूरत होगा वहाँ मैं एक्सप्लेनेशन कर दूंगा। वैसे क्या होता है कि हर छोटे छोटे चीज़ जो आप लोग जानते हैं उसका भी एक्सप्लेनेशन करने में बहुत लंबा वक्त लग जाता है। और जैसा कि मैं देख रहा हूँ कि जो भी मैं टेस्ट सीरीज डाल रहा हूँ वीडियो पे, उसका एवरेज जा रहा है 14 से 15 मिनट। तो 1 घंटे 1.5 घंटे का डालने से कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है, क्योंकि एवरेज जब जा रहा है 14 से 15 मिनट, यानी कि लोग जल्दी जल्दी वीडियो को देखकर आगे स्किप कर रहे हैं। ठीक है, तो यही वजह है कि मैं थोड़ा सा इसे शॉर्ट में आंसर बताऊंगा, और जिसका ज़रूरत होगा एक्सप्लेनेशन, जिसका बहुत बढ़िया होगा उसका मैं एक्सप्लेनेशन करते जाऊँगा। तीसरा नंबर आइए, निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी नहीं है। ठीक है, यहाँ पे उत्तरदायी नहीं है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑर्गन। ठीक है, नेक्स्ट आइए चौथा नंबर में। चौथा बोल रहा है कि यहाँ पे स्पेस दे दिया गया है डैश, एक निर्दिष्ट तापमान पर
वायवीय परिस्थितियों में जैविक पदार्थों का विघटन करने के लिए जीवाणु एवं अन्य सूक्ष्म जीवों द्वारा उपभोग किए जाने वाले ऑक्सीजन की मात्रा को दर्शाता है। तो चौथा का ये सबको पता होगा, चौथा का सी है, जैव रासायनिक ऑक्सीजन मांग। एक कभी कभी इसे शॉर्ट फॉर्म में लिख देता है BOD, यानी कि बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड इसे कहते हैं। यानी कि बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड एक निर्दिष्ट तापमान पर वायवीय परिस्थितियों में जैविक पदार्थों का विघटन करने के लिए जीवाणु एवं अन्य सूक्ष्म जीवों द्वारा उपभोग किए जाने वाले ऑक्सीजन की मात्रा को दर्शाता है। ठीक है, नेक्स्ट आइए 5वां नंबर में। 5वां जो है, निम्नलिखित में से कौन स्वस्थानीय संरक्षण का उदाहरण नहीं है? तो अगर आप लोग जो इंग्लिश मीडियम के होंगे, जो मैं PDF आपको सेंड करूंगा टेलीग्राम पे, वहां से आप लोग इसका इंग्लिश में क्वेश्चन देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आइए 5वां का जो हो जाएगा इसका सही आंसर, इसका हो जाएगा ऑप्शन E। तो कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी लीड्स टू द कंजर्वेशन ऑफ इसेंशियल इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी टू प्रिजर्व द कंटिन्यूटी ऑफ फूड्स चैन। और यहाँ पे देखिए E क्यों करेक्ट है, इसका कारण है यहाँ पे एक है EC2 कंजर्वेशन में जो हुआ था, उसमें बोला गया था कि कंजर्वेटिंग बायोडाइवर्सिटी आउटसाइड द एरियाज वेयर द नेचुरल अकर्स इज नॉन एज XC2 कंजर्वेशन। एग्जाम्पल्स जियोलॉजिकल पार्क। ठीक है, तो जियोलॉजिकल पार्क हो गया। उसके बाद फिर बोल रहा है कि बोटनिकल पार्क, फिर सीड्स बैंक। ठीक है, उसके बाद बोल रहा था कि मतलब इसमें से एक से अधिक मिल गया, तो इसमें से उपरोक्त में से बोल रहा है कि उदाहरण है। ठीक है, तो 2 को तो इसका उदाहरण आपका है, बाकी 2 को नहीं है। ठीक है, तो जब 2 को नहीं है तो उपरोक्त में से एक से अधिक इसका आंसर हो जाता। नेक्स्ट आइए 6ठा नंबर में। 6ठा बोल रहा बिहार में कुल कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं? ठीक है, तो 6ठा का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन E। There are only one national park in Bihar, which is Valmiki National Park. It was established in the year 1990, मतलब 1990 में। तो यहाँ पे केवल एक था, एक केवल मतलब नेशनल पार्क है। ठीक है, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया गया है, इसलिए उपरोक्त में से कोई नहीं होगा। और वो एक नेशनल पार्क जो है वो वाल्मीकि नगर नेशनल पार्क है, वाल्मीकि नेशनल पार्क है। ठीक है, जो कहाँ पे है? तो वेस्ट चंपारण में है। नेक्स्ट आइए 7वां नंबर में। 7वां बोल रहा है कि बिहार के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा एक नेपाल की सीमा को स्पर्श नहीं करता है? तो 7वां का सही हो जाएगा ऑप्शन E। देखिए 7 डिस्ट्रिक्ट हैं बिहार के जो नेपाल को टच करते हैं। ठीक है, कौन कौन? तो वेस्ट चंपारण, ठीक है, वेस्ट चंपारण, ईस्ट चंपारण, सीतामढ़ी, उसके बाद आ जाता है मधुबनी, उसके बाद सुपौल। ठीक है, उसके बाद अररिया और किशनगंज। तो यहाँ पे सारे जो हैं वो नेपाल से टच कर रहे हैं, तो बोल रहा है कि नहीं, तो उपरोक्त में से कोई नहीं हो जाएगा। नेक्स्ट आइए 8वां नंबर। 8वां बोल रहा है कि भौगोलिक दृष्टि से बिहार को कितने भागों में बांटा गया है? तो 8वां का इसका सही हो जाएगा ऑप्शन C, 3 भाग में बांटा गया है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग याद रखिएगा, इसे 3 भाग में बांटा गया है। कौन कौन? तो एक पहला हो जाएगा डिवीजन रामानसगढ़ दून। ठीक है, दूसरा हो जाएगा सोमेश्वर रेंज, तीसरा होगा हारहा वैली। ठीक है, और एक आता है आपका एक शिवालिक रेंज में आ जाएगा, एक बिहार प्लेन में आ जाएगा, और तीसरा जो आ जाएगा वो साउथर्न रीजन में आ जाएगा। ठीक है, तो ये आप लोग याद रखिएगा। 9 नंबर आइए। 9 बोल रहा है कि बरौनी रिफाइनरी बिहार के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? तो 9 का हो जाएगा ऑप्शन B, बेगूसराय में। बेगूसराय में बरौनी ऑयल रिफाइनरी स्थित है। नेक्स्ट आइए 10 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा देश इथोपिया के साथ सीमा साझा नहीं करता है? तो 10वां का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन A, युगांडा। और इथोपिया इज अ लैंड लॉक्ड कंट्री है। ठीक है, स्थल रुद्ध कंट्री है, और ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका में स्थित है। और ये किसके किसके साथ बॉर्डर शेयर करता है? तो ये इरिट्रिया टू नॉर्थ, और डिजुबुआटी टू नॉर्थ ईस्ट, एंड सोमालिया टू द ईस्ट, और केन्या टू द साउथ। ठीक है, नेक्स्ट है ये 11 नंबर में।
11 बोल रहा है कि निम्नलिखित देशों में से कौन विश्व में स्वर्ण का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो इसका हो जाएगा, उत्पादक पूछ रहा है, ठीक है। तो 11 का हो जाएगा ऑप्शन बी, चाइना। और ये 2019 के हिसाब से ये दिया गया, और यहाँ पे 11% ऑफ टोटल गोल्ड प्रोडक्शन होता है, ठीक है। टोटल ग्लोबल गोल्ड प्रोडक्शन का ये 11% टोटल ये प्रोडक्शन इसका करता है। और अगर टॉप 5 गोल्ड प्रोड्यूसर बोले 2019 के अनुसार, तो ये चाइना हो जाएगा, उसके बाद रूसिया, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद द यूनाइटेड स्टेट एंड देन कनाडा हो जाएगा। नेक्स्ट आइए 12 नंबर बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा वह कारक नहीं है जो किसी क्षेत्र की जलवायु को नियंत्रित करता है। तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन सी, औसत वर्षा। तो क्लाइमेट इज द एवरेज वेदर इन अ गिवन एरिया ओवर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। तो क्लाइमेट का इसका मतलब डिफिनेशन होता है, ठीक है। नेक्स्ट आइए 13 नंबर। 13 बोल रहा है कि लावा के जमने के परिणाम स्वरूप पृथ्वी के अंदर बनने वाले सेल प्रकार को कहा जाता है। तो 13 का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है, पातालिक या प्लूटोनिक सेल। नेक्स्ट आइए 14 नंबर। 14 बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। तो यहाँ पे देखिए, इसका आंसर हो जाएगा आपका तो इसका पूछ रहा है कि सबसे यहाँ पे बड़ा मरुस्थल है। तो देखिए, बहुत सारा दिक्कत क्या होता है ना, कि यहाँ पे बहुत सारा में ऑप्शन में देख के चला जाता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो ई ऑप्शन देता है, यहीं पे सबसे बड़ा खेल होता है दोस्तों। अब यहाँ पे अगर कोई सोचे कि ये दिए गए ऑप्शन के हिसाब से कौन सा सबसे बड़ा होगा, तो वो अगर आप लोग मार दीजिएगा तो उस हिसाब से वो गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है, ये बीपीएससी पे डिपेंड करता है। लेकिन जो इसके आंसर के एक्सप्लेनेशन में दृष्टि के द्वारा दिया गया है, उसमें कहा गया है कि पहला सबसे जो बड़ा होता है डिजर्ट यानी कि मरुस्थल, वो है आपका हमारा अंटार्कटिक पोलर डिजर्ट, ठीक है। और दूसरा जो विश्व का लार्जेस्ट है वो है आर्कटिक पोलर डिजर्ट। तो इस हिसाब से यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं दिया है, इसलिए इसका ऑप्शन ई हो जाएगा। नेक्स्ट आइए 15 नंबर में। 15 बोल रहा है कि मिट्टी या समुच्चय माध्यम के बिना वायु या धुंध वातावरण में पौधों को उगाने की प्रक्रिया को कहा जाता है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, एरोपोनिक्स। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट आइए 16 नंबर में। 16 बुरा, भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन और अर्ध सदाबहार वन पाए जाते हैं। तो 16 का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई। यहाँ पे आप लोग देखिएगा, वेस्टर्न स्लोप यहाँ पश्चिमी घाट में हो जाएगा, वेस्टर्न घाट में और नॉर्थन ईस्ट रीजन में हो जाएगा, ठीक है। तो इनमें से एक से इसमें अधिक हो जाता, इसलिए ऑप्शन ई इसका सही होगा। 17 नंबर आइए। 17 वाला, निम्नलिखित में से कौन अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का उच्चतम बिंदु है। तो 17 का हो जाएगा इसका ऑप्शन ए, सैडल पीक, ठीक है। और इसका हाइट कितना है, तो 732.12 मीटर इसका हाइट है, ठीक है। नेक्स्ट आइए 18 नंबर में। 18 बोल रहा है कि भारत के पश्चिमी तटों का दक्षिण से उत्तर की ओर सही क्रम है। तो 18 का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मालाबार तट, उसके बाद केनरा तट, उसके बाद कोंकण तट। और कोंकण तट में क्या क्या आ जाता है, तो देखिए, द नॉर्थर्न पार्ट ऑफ द कोस्ट इज कॉल्ड द कोंकण कोस्ट, या फिर मुंबई से गोवा के बीच में ये है, ठीक है। और द साउथर्न स्ट्रेच इज रेफर्ड एज द मालाबार कोस्ट एंड द सेंट्रल स्ट्रेच इज कॉल्ड द कैनरा ऑफ द करावली, ठीक है। नेक्स्ट आइए 19 नंबर में। 19 बोरा के निम्नलिखित में से कौन भारत में वाणिज्यिक खेतों के लिए अनुमोदित एकमात्र अनुवांशिक रूप से संशोधित फसल है। तो 19 का हो जाएगा ऑप्शन ए, कपास, ठीक है। और इसको बीटी कॉटन बोलते हैं। बीटी कॉटन इज द ओनली जीएम यानी कि जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप अप्रूव्ड इन 2002 बाय द जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्राइजल कमिटी of the Ministry of Environment, Forest and Climate Change for commercial cultivation. All other approved GM crops are banned in India. Hence, A is the right answer. Next आइए 20 नंबर में।
20 नंबर बोल रहा है कि भारत में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य टीन का सबसे बड़ा उत्पादक है। ठीक है, तो 20 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ इज द ओनली टीन प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया। ठीक है, नेक्स्ट आइए 21 नंबर में। इक्कीस नंबर बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश भारतीय उपमहाद्वीप का हिस्सा नहीं है। तो 21 का सही हो जाएगा ऑप्शन ई। क्यों? क्योंकि देखिए, इंडिया सब कॉन्टिनेंट्स कंसिस्ट ऑफ इंडिया, नेपाल, बांग्लादेश, उसके बाद पाकिस्तान, उसके बाद भूटान, उसके बाद श्रीलंका एंड द मालदीव्स। तो ये आप लोग याद रखिएगा कि भारतीय उपमहाद्वीप यानी कि इंडियन सब कॉन्टिनेंटल में कौन कौन से शामिल देश हैं। तो इंडिया, नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान, भूटान, श्रीलंका एंड द मालदीव्स ये शामिल हैं। ठीक है, एंड इट इज द लार्जेस्ट सच एंटिटी इन द वर्ल्ड। 22 नंबर आइए। 22 नंबर बोल रहा है कि लोनार झील भारत के किस राज्य में अवस्थित है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी, महाराष्ट्र में। नेक्स्ट आइए 23 नंबर। 23 बोल रहा है कि वर्ष 2021 में भारत की जनगणना का आरंभ होगा। तो 23 का था ऑप्शन बी, 1 मार्च से। और ये लॉकडाउन की वजह से थोड़ा लेट हो रहा है। नेक्स्ट आइए 24 नंबर। 24 जो है वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार प्रवासियों की सर्वाधिक संख्या के लिए जिम्मेदार 2 राज्य हैं। तो 24 का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उत्तर प्रदेश और बिहार। नेक्स्ट आइए 25 नंबर। 25 बोल रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला है। तो 25 का सही हो जाएगा ऑप्शन बी, मधेपुरा। ठीक है, मधेपुरा में पॉपुलेशन ग्रोथ रेट कितना है। तो 31.12। और किशनगंज में कितना है, दूसरे नंबर पे किशनगंज आता है। तो किशनगंज में पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है 30.40 और अररिया में है 30.25%। और अगर टोटल पॉपुलेशन ग्रोथ रेट ऑफ बिहार का बात करें सेंसस 2011 के अनुसार, तो टोटल पॉपुलेशन ग्रोथ रेट ऑफ बिहार है 25.42%। नेक्स्ट आइए 26 नंबर। 26 बोल रहा है कि जनगणना 2011 के अनुसार बिहार की साक्षरता दर कितनी है। तो 26 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 61.80%। नेक्स्ट आइए 27 नंबर में। 27 बोल रहा है कि जनगणना 2011 के आंकड़ों के अनुसार बिहार का क्षेत्रफल कितना है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, 94,163 वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट आइए 28 नंबर में। 28 बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किसकी माप आवेग के समान ही होती है। तो देखिए, आवेग को इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग क्या, इम्पल्स। और इम्पल्स इक्वल टू होता है F इंटू डेल्टा टी। ठीक है, तो इसका 28 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन, यहाँ पे देखिए ए है, बी है, सी है। तो यहाँ पे ऑप्शन थोड़ा सा यहाँ पे गड़बड़ कर दिया है। ठीक है, तो देखिए मोमेंटम का क्या होता है, P इक्वल टू एम भी। ठीक है, तो एम भी हो गया और यहाँ पे फोर्स इंटू टी। ठीक है, एम ए इंटू टी। तो यहाँ पे देखिएगा F इक्वल टू एम ए कर दीजिएगा और जब आप काटिएगा तो यहाँ पे देखिएगा कि जो मोमेंटम का है वही आपका इम्पल्स का भी है। तो यहाँ पे ए हो जाएगा संवेग, मतलब बी हो जाएगा, यहाँ पे ए बी है संवेग यानी कि मोमेंटम से। नेक्स्ट आइए 29 नंबर। 29 बोल रहा है कि तापमान में वृद्धि के परिणाम स्वरूप एक ऑर्गन पाइप से निकलने वाली ध्वनि की आवृत्ति में। तो 29 का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वृद्धि होता है। तो देखिए, वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट अंडर टेम्परेचर एंड फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। तो इसलिए 10 फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट अंडर टेम्परेचर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आइए 30 नंबर में। 30 नंबर जो बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किन स्थितियों में मिश्रित आवृत्तियां उत्पन्न होती हैं। तो इसका 30 का सही हो जाएगा ऑप्शन सी, जब एक ही समय में लगभग समान आवृत्तियों की 2 ध्वनि तरंगों को सुना जाता है। नेक्स्ट आइए 31 नंबर। 31 बोल रहा है कि यदि 2 वस्तुओं के बीच की दूरी को दुगुना बढ़ा दिया जाए तो उनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल। 31 का हो जाएगा सही आंसर ऑप्शन डी,
4 गुना कम हो जाएगा। तो F इक्वल टू कैपिटल G इंटू एम M1 इंटू M2 बाई आर स्क्वायर होता है, वेयर कैपिटल G इज द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट एंड R इज द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट यहाँ पे होता है। तो इस हिसाब से आप लोग इसे निकाल सकते हैं। नेक्स्ट आइए 32 नंबर। 32 नंबर बोल रहा है आपका कि न्यूट्रॉन के गुणों के विषय में कौन सा एक कथन सही नहीं है। तो 32 का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, न्यूट्रॉन परमाणु नाभिक के चारों ओर परिक्रमा करता है। ये जो है ये सही नहीं है। नेक्स्ट आइए 33 नंबर। 33 बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन इस बात की पुष्टि करता है कि प्रकाश ध्वनि से तेज गति से यात्रा करता है। तो यहाँ पे 33 का हो जाएगा, 33 नंबर का हो जाएगा ऑप्शन सी, त्वरित वृष्टि। तो ड्यूरिंग द थंडर स्टॉर्म लाइटनिंग एंड थंडर हैपन एट द सेम टाइम बट यू सी लाइटनिंग बिफोर यू हियर थंडर बिकॉज लाइट विच ट्रेवल अ मिलियंस टाइम्स फास्टर देन साउंड दैट्स वाई अराइव्स ऑलमोस्ट इंस्टेंटली बट साउंड ऑन द अदर हैंड टेक्स अबाउट 5 seconds टू ट्रेवल 1 miles। नेक्स्ट आइए 34 नंबर में। 34 बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किन तरंगों की उत्पत्ति नाभिक के रेडियोधर्मी क्षय द्वारा होती है। तो 34 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गामा तरंगें। नेक्स्ट आइए 35, ठीक है। 35 बोल रहा है कि के लिए कौन सी संख्या जोड़ी जानी चाहिए। तो 35 का सही हो जाएगा ऑप्शन बी, 273.15, यानी कि केल्विन इक्वल टू सेल्सियस प्लस 273.15 कर दीजिएगा, ये फॉर्मूला होता है। नेक्स्ट आइए 36 नंबर में। 36 बोल रहा है कि 1 किलोग्राम ठोस को इसके गलनांक बिंदु पर द्रव अवस्था में बदलने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा है। तो 36 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, संलयन की गुप्त ऊष्मा, यानी कि लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन इज द हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ अ लिक्विड टू अ गैस एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट्स। और लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन होता है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन होता है इज द, यहाँ पे देखिए संलयन की गुप्त ऊष्मा, ठीक है, वाष्पीकरण की नहीं। अभी जो हम बता रहे थे लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन का, तो ये नहीं है। यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा संलयन की गुप्त ऊष्मा। इसको इंग्लिश में बोलते हैं लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन इज द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट। तो ये 36 नंबर जो आपका है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप लोग जरूर एक बार नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट आइए 37 नंबर में। 37 नंबर बोल रहा है कि कोलाइडी विलयन में प्रकाश प्रकीर्णन की घटना को कहा जाता है। तो 37 का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रकाश का अपवर्तन, यानी कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। नेक्स्ट आइए 38 नंबर। 38 बोल रहा है कि रक्त से औषधियों को अलग करने के लिए निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया का उपयोग किया जा सकता है। तो 38 का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, क्रोमैटोग्राफी। इसे भी आप लोग याद रखिएगा। 39 नंबर में आइए। 39 बोल रहा है कि अलग अलग परमाणु संख्या वाले विभिन्न तत्व जिनकी द्रव्यमान संख्या समान होती है उन्हें कहा जाता है। तो ये तो आप लोग को याद होगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, समभारिक। ठीक है, समभारिक को बोलते हैं इंग्लिश में आइसोबार्स। नेक्स्ट आइए 40 नंबर। 40 बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी रासायनिक अभिक्रिया है। तो 40 का इसका सही आंसर हो जाएगा, यहाँ पे फिर गड़बड़ कर दिया है, ए होगा, ये बी होगा, सी होगा, डी होगा, ई होगा। ठीक है, तो लोहे में यहाँ पे एक से अधिक देखने ही से पता चल जा रहा है, उपरोक्त में से एक से अधिक लोहे में जंग लगना, ये वाहनों द्वारा ईंधन का जलना, ठीक है, ये सब जो है रस्टिंग ऑफ आयरन, बर्निंग ऑफ द फ्यूल इन व्हीकल, रेस्पिरेशन, ये सब रासायनिक अभिक्रिया है। ठीक है, केमिकल चेंजेस हैं। नेक्स्ट आइए 41 नंबर में। 41 बोल रहा है कि चिप्स निर्माताओं द्वारा चिप्स के बैग में नाइट्रोजन गैस क्यों भरी जाती है। तो 41 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑक्सीकरण प्रक्रिया को रोकने के लिए, ताकि वस्तु जो अंदर है वो जल्दी खराब ना हो। नेक्स्ट आइए 42 नंबर में। 42 नंबर बोल रहा है आपका, हाँ 42 बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन कार्बोहाइड्रेट का उदाहरण नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एक्टिन। ठीक है, एक्टिन जो है वो कार्बोहाइड्रेट का उदाहरण नहीं है।
नेक्स्ट आइए 43 नंबर में। 43 बोल रहा है कि मानव रक्त का औसत पीएच मान कितना होता है, तो ये सभी को पता होगा। 43 का हो जाएगा ऑप्शन सी 7.4, और रेंज इसका होता है 7.35 टू 7.45 के रेंज में ये होता है, लेकिन हम लोग जनरली इसे 7.4 मेजर करते हैं। नेक्स्ट आइए 44 में। गाय के दूध का रंग हल्का पीला होता है, क्यों? तो 44 का डी हो जाएगा, बीटा कैरोटीन की उपस्थिति के कारण। इसे आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट आइए 45 नंबर में। 45 बोरा की निम्नलिखित में से कौन सा लैक्राइमल ग्रंथि के माध्यम से स्रावित होता है? तो 45 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आंसू। ठीक है। नेक्स्ट आइए 46 नंबर में। 46 बोरा की कीट भक्षी पौधे प्राय किस प्रकार की मृदा में पाए जाते हैं? तो 46 का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नाइट्रोजन की कमी वाली मृदा में। नेक्स्ट आइए 47 नंबर में। 47 बोरा की उस एंजाइम का नाम क्या है जिसकी उत्पत्ति जुगाली करने वाले युवा पशुओं के पेट में होती है और दुग्ध उद्योग में पनीर का उत्पादन करने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है? तो 47 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रेनिन, और ये रेनिन एंजाइम होता है। ठीक है। नेक्स्ट आइए 48 नंबर में। 48 नंबर बोल रहा है कि किस संवैधानिक संशोधन द्वारा मूल कर्तव्यों को भारतीय संविधान में शामिल किया गया? तो ये 48 आप लोग को याद होगा। 48 का हो जाएगा ऑप्शन डी, 42वां संविधान संशोधन 1976, और इसमें आपका पार्ट 4A में आपका संशोधन किया गया था। और करेंटली अगर बात करें तो वी हैव 11 फंडामेंटल ड्यूटीज इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल 51A विच आर स्टैट्यूटरी ड्यूटीज एंड द इन्फोर्सेबल बाय लॉ। नेक्स्ट आइए 49 नंबर में। 49 बोला कि प्रधानमंत्री सहित केंद्रीय मंत्रियों की कुल संख्या नहीं होगी। तो यहाँ पे 49 का हो जाएगा ऑप्शन बी, लोकसभा की कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक। 50 नंबर में आइए। 50 बोला कि राज्यपाल को पद की शपथ कौन दिलाता है? तो 50 नंबर का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। नेक्स्ट आइए 51 नंबर में। 51 बोल रहा है कि किस समिति ने दल विघटन के मामले में अयोग्यता से छूट देने से संबंधित 10वीं अनुसूची के प्रावधान को निरस्त करने की सिफारिश की थी? तो 51 का सही हो जाएगा ऑप्शन डी, दिनेश गोस्वामी समिति, और ये इन इट्स रिपोर्ट 1990 में इन्होंने सिफारिश की थी। नेक्स्ट आइए 52 नंबर। 52 बोला कि किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि अनुच्छेद 368 के तहत संसद को प्रदत्त संशोधनकारी शक्ति उसे संविधान की मूल संरचना में परिवर्तन करने की शक्ति नहीं देती है? तो 52 का सही हो जाएगा ऑप्शन ए, केशवानंद भारती वाद 1973। और नेक्स्ट आइए 53 का हो जाएगा 53 का प्रत्येक वित्तीय वर्ष के संबंध में भारत सरकार का वार्षिक वित्तीय विवरण सदन में उस दिन प्रस्तुत किया जाएगा जो, तो इसका 53 का सही हो जाएगा बी, भारत का राष्ट्रपति निर्देशित करे। नेक्स्ट आइए 54 नंबर में। 54 बोल रहा है कि भारत के निम्नलिखित प्रधानमंत्रियों में से कौन अविश्वास मत में पराजित हुआ था? तो 54 का इसका सही आंसर हो जाएगा, इसमें ऑप्शन जो दिया गया उसमें आपका ई हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 54 में बोल रहा है, तो यहाँ पे देख लेते हैं कि बीपीसी हो जाएगा 1990, तो बीपीसी नहीं है, और एचडी देवगौड़ा है, ये था आपका 1997 में, एंड अटल बिहारी वाजपेयी ये थे 1999 में, वेयर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया डिफीटेड बाय ए वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंट मोशन। तो यहाँ पे एक से अधिक हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट आइए 55 नंबर में। 55 बोल रहा है कि भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद अनुसूची स्वायत्त जिला परिषदों से संबंधित है? तो 55 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 6ठी अनुसूची, जो कि आपका ईएसआई में पूछा हुआ था। नेक्स्ट आइए 56 नंबर। 56 बोल रहा है कि भारत के संविधान में शिक्षा के अधिकार को किस संविधान संशोधन के माध्यम से मूल अधिकारों में जोड़ा गया?
तो 56 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, संविधान के 86वां मतलब 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के माध्यम से। और इसमें आपका आर्टिकल 21 डिक्लेयर्स दैट द स्टेट शैल प्रोवाइड फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रन ऑफ एज ऑफ 6 to 14 ईयर्स इन सच अ मैनर एज द स्टेट में डिटरमाइन। नेक्स्ट आइए 57 नंबर में। 57 बोल रहा है भारत निर्वाचन आयोग के अनुसार राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त करने हेतु किसी राजनीतिक दल को कितने राज्यों में राज्य स्तरीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त होनी चाहिए। तो 57 का सही हो जाएगा ऑप्शन सी, कम से कम 4 राज्य। नेक्स्ट आइए 58, निम्नलिखित में से किस राज्य की विधानसभा में सीटों की संख्या सर्वाधिक है। तो 58 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पश्चिम बंगाल। वेस्ट बंगाल में 294 सीट है, बिहार में 243 है, मध्य प्रदेश में 230 है और आंध्र प्रदेश में 175 है। नेक्स्ट आइए 59 में। 59 बोला कि केंद्रीय सूचना आयोग CIC अपनी वार्षिक रिपोर्ट किसे प्रस्तुत करता है। तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन सी, कार्मिक मंत्रालय। ठीक है, द सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन सबमिट्स एन एनुअल रिपोर्ट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल। ठीक है, नेक्स्ट आइए 60 नंबर में। 60 बोरा के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत किसी राज्य में मंत्री परिषद का गठन किया जाता है। तो 60 का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 163। ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सब आप लोग नोट करते जाइएगा कॉपी पेन लेकर। 61 आइए 61 बोला कि बिहार विधान परिषद में कुल कितनी सीटें हैं। तो 61 का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 75। नेक्स्ट आइए, और 75 में आपका क्या क्या है। 75 मेंबर में आपका 63 आर इलेक्टेड एंड 12 आर नॉमिनेटेड। ठीक है, नेक्स्ट आइए 62 नंबर में। बिहार दिवस मनाया जाता है। तो 62 तो सबको पता होगा, 62 का इसका आंसर हो जाएगा सी, 22 मार्च को। नेक्स्ट आइए 63 में। 63 बोला निम्नलिखित में से कौन बिहार का राज्य निर्वाचन आयुक्त है। तो 63 का हो जाएगा ऑप्शन ए, अशोक कुमार चौहान। और इसे आप लोग को एक बार देख लेना होगा कि वर्तमान में भी है क्या कि चेंज हो गए हैं, ये एक बार आप लोग खुद से चेक कर लीजिएगा। ठीक है, 64 आइए 64 नंबर है, निम्नलिखित में से किसने बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के कोल्हुआ में एक सिंह स्तंभ का निर्माण कराया था। तो 64 का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अशोक ने। नेक्स्ट आइए 65 नंबर। 65 आपका बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किसने हड़प्पा कालीन मोहरों द्वारा चित्रित नहीं किया गया है। तो 65 का देखिए, हड़प्पन सील्स गिव्स अस यूजफुल इंफॉर्मेशन। ठीक है, और दीज सील्स आर मेड ऑफ सॉप स्टोन, टेराकोटा एंड कॉपर से। और सम सील्स हैव ह्यूमन और एनिमल्स फिगर उसमें मिला गया है। ठीक है, और इसका एक चीज़ और है, यहाँ पे आप लोग को देखना होगा ड्रेस। ठीक है, हेयर स्टाइल ऑफ पीपुल, द सील शोज द कल्चर एंड सिविलाइजेशन ऑफ द इंडस वैली पीपुल इन पार्टिकुलर। दे इंक्लूड्स, क्या क्या उसमें इंक्लूड्स था। तो ड्रेसेस थे, ठीक है, ऑर्नामेंट्स थे, हेयर स्टाइल थे ऑफ पीपुल। तो यहाँ पे ए तो है, शामिल था। उसके बाद स्किल्स ऑफ आर्टिस्ट एंड स्कल्पट्रॉस। ठीक है, स्कल्पटॉर्स। तो स्कल्पटॉर्स में यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ सी भी शामिल था। और उसके बाद रिलीजियस डिफिसिट, धार्मिक विश्वास भी शामिल था। और स्क्रिप्ट भी शामिल था, लिपि भी शामिल था। यानी कि यहाँ नहीं बोल रहा, तो उपरोक्त में से कोई नहीं हो जाएगा, ऑप्शन ई इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट आइए 66 नंबर में। 66 बोल रहा है कि गौतम बुद्ध की मृत्यु के बाद किसने बौद्ध संघ के मार्गदर्शक के रूप में उनका स्थान लिया। तो 66 का हो जाएगा ऑप्शन ई। क्यों? क्योंकि देखिए, नो वन वॉज अपॉइंटेड एज अ सक्सेसर ऑफ बुद्धा, रेदर ही आस्क्ड हिज फॉलोअर्स टू वर्क टुवर्ड्स देयर लिबरेशन, हेंस ऑप्शन ई इज आवर राइट आंसर। क्योंकि कोई भी वैसा है ना अपॉइंट नहीं किया गया था। ठीक है, तो इनमें से कोई नहीं होता, तो उपरोक्त में से कोई नहीं हो जाएगा। नेक्स्ट आइए 67 में। 67 बोला चोल प्रशासनिक प्रणाली की सबसे अद्वितीय विशेषता थी। तो 67 का आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, ग्रामीण स्वायत्तता। ये बहुत बार पूछा हुआ भी है।
नेक्स्ट आइए 68 नंबर। 68 बोल रहा है कि मौर्य काल में सीता शब्द का क्या अर्थ है, क्वेश्चन में पूछा हुआ है। 68 का सही हो जाएगा ऑप्शन सी, राजकीय भूमि से राजस्व प्राप्त करना। 69 आइए। 69 बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किसने राजतरंगिणी नामक पुस्तक की रचना की है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, कल्हण ने। नेक्स्ट आइए 70 नंबर। 70 बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किसने महरौली लौह स्तंभ की स्थापना की, तो 70 का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, चंद्रगुप्त द्वितीय ने। नेक्स्ट आइए 71 नंबर। 71 बोल रहा है प्राचीन प्रसिद्ध व्यक्ति जीवक थे, तो 71 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एक चिकित्सक। नेक्स्ट आइए 72 नंबर में। 72 बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सी घटना बुद्ध के जीवन से संबंधित स्थलों के साथ सही सुमिलित नहीं है, तो 72 का हो जाएगा ऑप्शन ई। तो यहां पे देखिए लुम्बिनी, देखिए लुम्बिनी जो है ये आपका हो जाएगा वेयर ही वॉज बॉर्न, तो ये भी सुमिलित नहीं है, यहाँ पे ये हो जाता जन्म से, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आइए बोध गया, ठीक है। बोध गया आपका हो जाएगा वेयर ही अचीव्ड इनलाइटमेंट, यानी कि ज्ञानोदय, तो यहाँ पे आपका ये जो है ये सही सुमिलित है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आइए आपका लुम्बिनी हो गया। मृत्यु आपका देखिए, ठीक है, कुशीनगर, तो मृत्यु कुशीनगर है, ये आपका ये नहीं है, तो कौन सा सही सुमिलित नहीं है, तो यहाँ पे आपका एक से अधिक, यहाँ पे ये प्रथम उपदेश सारनाथ ये भी सुमिलित है, तो ए और डी सुमिलित नहीं है, तो एक से अधिक यहाँ पे आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आइए 73 में। 73 बोला कि किस मुगल बादशाह ने अपने पौत्र को बिहार सूबेदार बनाया, तो 73 का हो जाएगा ऑप्शन डी, सॉरी 73 का यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा, औरंगजेब ने। और किसको बनाया था, तो प्रिंस अजीम को बनाया था, और उसको बोलते थे अजीमुआ शान, ठीक है, तो वो सूबेदार बनाया गया था 1702 एडी में। 74 नंबर आइए। 74 बोला निम्नलिखित में से किसने गुलाम वंश की स्थापना की, तो 74 का सही आंसर हो जाएगा, ये आप लोग को सबको पता होगा, 74 का ऑप्शन डी हो जाएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक, इसको ममलूक वंश भी बोला जाता है। नेक्स्ट आइए 75 नंबर में। ये भी बहुत बार पूछा हुआ है, अब तो याद हो गया होगा आप लोग को। 75 बोल रहा है अमुक्तमाल्याद नामक महाकाव्य की रचना किसने की थी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 75 का ऑप्शन बी, कृष्णदेव राय ने, ठीक है। नेक्स्ट आइए 75 हो गया। नेक्स्ट आइए 76 नंबर में। 76 बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने आदि ग्रंथ का संकलन किया, तो 76 एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसे याद कर लीजिएगा। गुरु ऑप्शन ए हो जाएगा, गुरु अर्जुन देव ने। नेक्स्ट आइए 77 नंबर। 77 बोल रहा है निम्नलिखित में से किसके शासनकाल के दौरान उपनिषदों का फारसी भाषा में अनुवाद किया गया, तो 77 का आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, शाहजहां के शासनकाल में। और कौन किया गया था ट्रांसलेट, तो ये उसका शाहजहां, ड्यूरिंग द रीजन ऑफ शाहजहां द उपनिषद वेयर ट्रांसलेटेड into the Persian language by his son Dara Shikoh as Sir-e-Akbar. In this book he translated 52 Upanishad, hence option D is the our right answer, ठीक है। और दारा सिको को किस नाम से और जाना जाता है, उनको लिटिल अकबर यानी कि छोटा अकबर भी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। और शाहजहां गेव हिम द टाइटल ऑफ शाह बुलंद इकबाल, शाहजहां के द्वारा उनका टाइटल दिया गया था शाह बुलंद इकबाल, ठीक है। नेक्स्ट आइए 78 में। 78 सामूगढ़ का युद्ध लड़ा गया था, तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन सी, दारा सिको और औरंगजेब के बीच। अगर आप लोग को लगता है कि कोई क्वेश्चन इसमें गलत है तो कृपया करके हमें जरूर बताएं कमेंट करके कि कौन सा क्वेश्चन गलत है, और आप लोग गलत कमेंट करने से पहले एक बार खुद भी जांच पड़ताल कर लीजिएगा। नेक्स्ट आइए 79 नंबर में। 79 बोला कि होयसल राजवंश की राजधानी कहाँ थी, तो 79 का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, द्वार समुद्र में। नेक्स्ट आइए 80 नंबर। नीतीश कुमार ने बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली, तो 80 का यहां पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 7वीं बार।
नेक्स्ट आइए 81 नंबर में। 81 बोल रहा है कि जलवायु परिवर्तन और सामाजिक कुरीतियों पर जनता के बीच जागरूकता पैदा करने के लिए निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश सरकार द्वारा 18,000 किलोमीटर से अधिक लंबी मानव श्रृंखला बनाई गई थी? तो 81 का सबको पता होगा, ऑप्शन डी बिहार। और अंडर द जल जीवन हरियाली कैंपेन के तहत ये बनाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट आइए 82 नंबर में। 82 बोल रहा है, हाल 82 में है, हाल ही में एक ऐसे गणितज्ञ का निधन हो गया जिसे भारत के आइंस्टीन के रूप में जाना जाता था। उनका क्या नाम था? तो ये वशिष्ठ नारायण सिंह थे, बिहार से संबंधित थे। ठीक है, नेक्स्ट आइए 83 नंबर में। 83 बोल रहा है आपका, बिहार में निम्नलिखित में से किस स्थान पर केंद्र सरकार ने एक नए अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान खोले जाने की प्रस्ताव को मंजूरी दी है? तो 83 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दरभंगा। नेक्स्ट आइए 84। 84 बोल रहा है कि बिहार में अश्वगंधा कॉरिडोर बनाया जाना प्रस्तावित है। तो 84 का सही हो जाएगा ऑप्शन डी, भागलपुर से बक्सर तक। और ये मतलब बैंक्स ऑफ गंगा के किनारे ये बनाया जाएगा। और बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी BAU इज गोइंग टू गेट फंड्स टू डेवलप द कॉरिडोर। ठीक है, नेक्स्ट आइए 85 में। 85 बोल रहा है कि निम्न में से किस राज्य सरकार ने जल करो नामक एक अभ्यास द्वारा अपने जल निकायों की जियो मैपिंग शुरू की है? तो 85 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बिहार। नेक्स्ट आइए 86 नंबर में। 86 बोल रहा है निम्नलिखित में से किस देश में विश्व का एकमात्र ज्ञात सफेद जिराफ पाया जाता है? तो 86 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, केन्या में। ठीक है, और ये आप लोग याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 87 आइए। 87 बोल रहा है वन्य जीवों की प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण पर अभिसमय के पक्षकारों के 13वें सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया गया था? तो 87 का हो जाएगा ऑप्शन ए, भारत। नेक्स्ट आइए, और ये कब किया गया था? होस्टेड बाय इंडिया फ्रॉम 15 से 22 फरवरी 2020 में एट गांधीनगर इन गुजरात में किया गया था। नेक्स्ट आइए 88 नंबर में। 88 बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का वर्तमान महानिदेशक है? तो 88 का सही हो जाएगा ऑप्शन सी, डॉक्टर टेड्रोस अधनोम घेब्रेयेसस। नेक्स्ट आइए 89 का। 89 बोल रहा है कि उच्च शिक्षा संस्थानों के लिए भारत रैंकिंग 2020 के अनुसार किस संस्थान विश्वविद्यालय ने समग्र रैंकिंग में पहला स्थान बरकरार रखा है? तो 89 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भारतीय तकनीकी संस्थान मद्रास, यानी कि IIT मद्रास। नेक्स्ट आइए 90 नंबर। 90 नंबर बोल रहा है कि नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो ये हो जाएगा 90 का ए, 18 जुलाई को। ठीक है, नेक्स्ट आइए 91 नंबर में। 91 बोल रहा है कि सिंगापुर अभिसमय जो हाल ही में समाचारों में था संबंधित है। तो 91 का सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ई, द सिंगापुर कन्वेंशन ऑन मेडिएशन इज अ यूनाइटेड नेशन ट्रीटी नेम्ड आफ्टर द कंट्री एंड कम इनटू फोर्स ऑन 12 सितंबर 2020। तो यहाँ पे जो था वो मेडिएशन था, इज़ अ यूनाइटेड स्टेट नेशन ट्रीटी के लिए। तो यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय और एक मिनट, तो यहाँ पे कोई भी ऑप्शन नहीं दिया गया है क्योंकि मीडिएशन था ये यूनाइटेड नेशन ट्रीटी के बीच में। तो यहाँ पे ऑप्शन में कुछ नहीं है, इसलिए उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाता। नेक्स्ट आइए 92 में। 92 बोला जा रहा है 92 में बोल रहा है कि मिसाइल पार्क अग्निप्रस्थ की स्थापना की जाएगी। तो 92 का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, INS कलिंग में। ऑन कब किया जाएगा? तो INS कलिंग ऑन 28 मई 2020। नेक्स्ट आइए 93 में। 93 बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का पहला सोशल मीडिया एप्लीकेशन है? तो 93 का हो जाएगा ऑप्शन बी,
एलिमेंट्स, इसे आप लोग याद रखिएगा। और इंडियाज फर्स्ट सोशल मीडिया सुपर एप्लीकेशन एलिमेंट्स वाज लॉन्च्ड बाय द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वेंकैया नायडू ऑन जुलाई 2020। 94 नंबर आइए, हाल ही में किसे एशियाई विकास बैंक का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो 94 का सी अशोक लवासा, जो पहले चुनाव आयुक्त थे। ठीक है, नेक्स्ट आइए 95 नंबर। 95 बोला कि निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत की पहली डॉल्फिन वेधशाला स्थापित की जाएगी? तो 95 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बिहार। द बिहार गवर्नमेंट इज सिटिंग ऑफ इंडियाज फर्स्ट ऑब्जर्वेटरी फॉर द गैंगेटिक डॉल्फिन इन द भागलपुर डिस्ट्रिक्ट। नेक्स्ट आइए 96 नंबर। 96 बोल रहा है हॉकी इंडिया का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो 96 का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ज्ञानेंद्रो निंगोम बाम। और ये मणिपुर के हैं। ठीक है, मणिपुर के ये निवासी हैं। नेक्स्ट आइए 97 नंबर। 97 बोल रहा है कि हाल ही में निम्नलिखित में से किस देश में एशिया के सबसे बड़े सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन किया गया? तो 97 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। और ये रीवा मध्य प्रदेश में इसका उद्घाटन किया है 750 मेगावाट सोलर पावर प्लांट का। नेक्स्ट आइए 98 नंबर में। 98 बोल रहा है कि वर्ष 2020 में वैश्विक खुशहाली रिपोर्ट का कौन सा संस्करण प्रकाशित किया गया? तो 98 का इसका सही हो जाएगा ऑप्शन सी, 8वां संस्करण। इन मार्च 2020 द 8th एडिशन ऑफ द वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट was released by the Sustainable Development Solution Network यानी कि SDSN, hence C is the our right answer। 99 आइए, प्रोजेक्ट प्लेटिना हाल ही में समाचारों में था, यह संबंधित है, इस तरह से क्वेश्चन देता है। और 99 का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, प्लाज्मा थेरेपी से। द महाराष्ट्र गवर्नमेंट लॉन्च प्रोजेक्ट प्लेटिना। ठीक है, टाउट टू बी द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्लाज्मा थेरेपी ट्रायल फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ कोरोना वायरस पेशेंट। नेक्स्ट आइए 100 नंबर में। 100 नंबर बोल रहा है निम्नलिखित में से किस उद्देश्य के लिए सेकेतकर समिति की नियुक्ति की गई थी? तो 100 का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रक्षा सुधार के लिए। और ये लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड थे। ठीक है, डीवी सेतकर। नेक्स्ट आइए 101 नंबर। 101 बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से कार्यक्रम भारत में जनजातीय युवाओं के डिजिटल कौशल के लिए शुरू किया गया था? तो 101 का सही हो जाएगा ऑप्शन बी, गोल। गोल मतलब गोइंग ऑनलाइन एज लीडर्स इज अ जॉइंट इनिशिएटिव ऑफ फेसबुक इंडिया विथ द मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स टू प्रोवाइड मेंटरशिप टू ट्राइबल यूथ थ्रू डिजिटल मोड। नेक्स्ट आइए 102 नंबर में। 102 बोल रहा है कि निम्नलिखित देशों में से किस में मई 2020 में होने वाले गुट निरपेक्ष आंदोलन नाम के शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता की? इसे आप लोग याद रखिएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा अजरबैजान। अजरबैजान इज द प्रेसिडेंट ऑफ ग्रुपिंग फ्रॉम 2019 टू 2022 एंड द मीट इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड अंडर द लीडरशिप ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ अजरबैजान इल्हाम अलियेव, हेंस ऑप्शन ए इज आवर राइट आंसर। और द टाइटल ऑफ द समिट वी स्टैंड टुगेदर अगेंस्ट कोविड-19, इसका अगर टाइटल पूछेगा या थीम पूछेगा तो इसका थीम हो जाएगा वी स्टैंड टुगेदर अगेंस्ट कोविड-19। तो ये आप लोग हमेशा याद रखिएगा, ये पूछेगा। 103 नंबर आइए। 103 बोल रहा है कि वर्ष 2020 का नोबेल शांति पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो 103 का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विश्व खाद्य कार्यक्रम को। तो द नॉर्वेजियन नोबेल कमिटी अवार्डेड द नोबेल प्राइज 2020 टू द वर्ल्ड फूड प्रोग्राम WFP शॉर्ट फॉर्म में भी दिया रहेगा। नेक्स्ट आइए 104। 104 बोल रहा है कि डॉक्टर विजयालक्ष्मी रमनन का अक्टूबर 2020 में निधन हो गया, वह कौन थी? तो 104 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, वायुसेना अधिकारी थी। और ये थी द फर्स्ट वुमेन ऑफिसर टू बी कमीशन्ड इन द इंडियन एयरफोर्स। ठीक है, तो इस वजह से ये चर्चा में थी। नेक्स्ट आइए 105 नंबर। 105 बोल रहा है प्रॉमिस्ड लैंड संस्मरण है, तो 105 का सही हो जाएगा ऑप्शन सी, बराक ओबामा का।
नेक्स्ट आइए ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। जो मैं इंपॉर्टेंट बोलते जा रहा हूँ वो हर हाल में आप लोग याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट आइए 106 नंबर में। 106 बोल रहा है इंडियन प्रीमियर लीग के 13वें संस्करण का फाइनल मैच किनके बीच खेला गया था। तो 106 का सही हो जाएगा ऑप्शन डी, मुंबई इंडियंस और दिल्ली कैपिटल के बीच। नेक्स्ट आइए, हाँ नेक्स्ट है 107 नंबर। 107 बोल रहा है पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2020 में भारत किस स्थान पर था। तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी, 168वें स्थान पे था, ठीक है। नेक्स्ट आइए 108 में। 108 बोल रहा है कि बिहार की नवगठित सरकार में निम्नलिखित में से किसे वित्त मंत्रालय का कार्यभार सौंपा गया है। तो 108 का सही हो जाएगा ऑप्शन डी, ताराकिशोर प्रसाद, और ये बीजेपी के नेता हैं। 109 नंबर, बिहार बजट 2020-21 में कुल बजट परिव्यय का कितना भाग ग्रामीण विकास के लिए आवंटन किया गया है। तो 109 का सही हो जाएगा ऑप्शन बी, 12.8%, और अगर करोड़ में पूछेगा तो 26,058 करोड़ रुपया। नेक्स्ट आइए 110 नंबर में। 110 पूरा कि स्वचालित मार्ग के तहत रक्षा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का वर्तमान सीमा है। तो 110 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 74%। नेक्स्ट आइए, मतलब इसमें कह रहा है कि रिसेंटली द डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड DPIIT परमिटेड 74% फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट यानी कि FDI इन द डिफेंस सेक्टर अंडर ऑटोमेटिक रूट एंड द रेस्ट 26% अंडर गवर्नमेंट अप्रूवल, ठीक है। नेक्स्ट आइए 111 नंबर में। 111 बोला एक उद्यम का सार्वजनिक या निजी क्षेत्र में वर्गीकरण आधारित होता है। तो 111 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उद्यम की परिसंपत्तियों के स्वामित्व पर। नेक्स्ट आइए 112 नंबर। 112 बोल रहा है कि सभी आगतों में परिवर्तन के फलस्वरूप समग्र निर्गत में भी उसी अनुपात में होने वाले परिवर्तन को जाना जाता है। तो 112 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पैमाने का प्रतिफल नियम के रूप में। नेक्स्ट आइए 113 नंबर। 113 बोल रहा है एक निर्धारित वर्ष में किसी देश के निवासियों एवं उनकी संपत्ति द्वारा उत्पादित अंतिम वस्तुएं एवं सेवाओं का मूल्य, चाहे वह देश के घरेलू क्षेत्र के भीतर अथवा बाहर परिचालन में हो, को कहा जाता है। तो ये कंसेप्चुअल है। 113 का होगा ऑप्शन ए, सकल राष्ट्रीय आय, इसको इंग्लिश में बोलते हैं GNI यानी कि ग्रॉस नेशनल इनकम, और एक होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है। तो वो भी आप लोग एक बार चेक कीजिएगा। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 117 का जो है, यहाँ पे बोला जा रहा है कि देयर इज नो स्पेसिफिक डिफिनेशन ऑफ इसेंशियल कमोडिटीज इन द इसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 1955 सेक्शन 2A ऑफ द एक्ट स्टेट्स दैट एन इसेंशियल कमोडिटी मीन्स अ कमोडिटी स्पेसिफाइड इन द शेड्यूल ऑफ दिस एक्ट। और करंटली अगर प्रेजेंट का बात करें तो द शेड्यूल कंटेन्स 9 कमोडिटीज़, और उन 9 कमोडिटीज़ में ये सभी कमोडिटीज़ शामिल हैं। जबकि हमारा क्वेश्चन में पूछा है कि नहीं, तो ये सभी तो शामिल हैं, तो यहाँ क्वेश्चन में नहीं पूछ रहा है, तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। नेक्स्ट आइए 118 नंबर। 118 बोल रहा है कि
श्रम सुविधा पोर्टल के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? तो 118 का इसका सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे हम देख सकते हैं ऑप्शन ए इसका सही आंसर ऑप्शन होगा। ये जो है ये सही नहीं है। श्रम सुविधा पोर्टल को वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया, ये इसका सही नहीं है, जबकि ये मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के द्वारा शुरू किया गया था। नेक्स्ट आइए 119 में 119 बोरा की मांग की शून्य कीमत लोच का अर्थ है। तो 119 का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वस्तु के मूल्य में चाहे जो भी परिवर्तन हो मांग में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ये भी एक तरह से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट आइए 120 में 120 बोल रहा है कि मितव्ययिता का विरोधाभास की अवधारणा किसने प्रतिपादित की? तो 120 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जॉन मेनार्ड कीन्स ने। और इसको इंग्लिश में बोलते हैं पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट। ठीक है, तो इसको प्रतिपादित किए थे जॉन मेनार्ड कीन्स ने। 121 में आइए 121 बोल रहा है कि वैश्विक भूखमरी सूचकांक 2020 में भारत का स्थान है। तो 121 का सही हो जाएगा ऑप्शन बी 94। नेक्स्ट आइए 122 में 122 बोल रहा है कि रॉबर्ट क्लाइव द्वारा निम्नलिखित में से किसे बिहार का नायब दीवान नियुक्त किया गया? तो 122 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सिताब राय को। नेक्स्ट आइए 123 नंबर में 123 बोल रहा है कि वर्ष 1832-33 के भूमिज विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो 123 का सही हो जाएगा ऑप्शन ए, गंगा नारायण सिंह। नेक्स्ट आइए, और ये झारखंड तरफ का क्षेत्र है, सिंहभूम और कुछ बंगाल का क्षेत्र है, सिंहभूम और बीरभूम के तरफ इसका ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा था। और ये शुरू हो गया था आपका 26 अप्रैल 1832 व्हेन दीवान ऑफ बीरभूम वाज मर्डर्ड। वहाँ दीवान का जो दीवान थे बीरभूम के, उसको उनका मर्डर कर दिया गया था, वहीं से ये विद्रोह फैल गया था। ठीक है, नेक्स्ट आइए 124 में 124 हो रहा, बिहार की निम्नलिखित महिला स्वतंत्रता सेनानियों में से किसने भगत सिंह को दिए गए मृत्युदंड के विरुद्ध आवाज उठाने के लिए लोगों को संगठित किया था? तो 124 का सही होगा ऑप्शन सी, कुसुम कुमारी देवी। और ये बिहार से थी। ठीक है, और बिहार में, और ये ऑर्गेनाइज कहाँ किए, संगठित कहाँ, आरा क्षेत्र में ये संगठित किए थे। और भगत सिंह को 23 मार्च 1931 को फांसी दे दिया गया था। नेक्स्ट आइए 125 में 125 बोल रहा है कि राधा स्वामी मत का संस्थापक कौन था? तो 125 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तुलसी राम। और 1861 में इसकी स्थापना की थी। ठीक है, नेक्स्ट आइए 126 बोल रहा है कि भारत के निम्नलिखित में से किस वायसराय के कार्यकाल के दौरान भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित की गई थी? इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, लॉर्ड हार्डिंग। ठीक है, और अंटिल 1911 कलकत्ता वाज द कैपिटल ऑफ ब्रिटिश इंडिया, और किंग जॉर्ज V हु विजिटेड इंडिया टू अटेंड द दिल्ली दरबार इन 1911 अनाउंसेस द ट्रांसफर ऑफ कैपिटल टू दिल्ली ऑन 12 दिसंबर 1911। As a result, the capital of India was shifted from Calcutta to Delhi during the tenure of Lord Hardinge on 1 अप्रैल 1912 यानी 1912। नेक्स्ट आइए 127 में 127 बोल रहा है कि द फर्स्ट न्यूज़पेपर पब्लिश्ड इन इंडिया वाज, तो ये हो जाएगा सॉरी हिंदी में आना है, तो 127 में आइए 127 में बोल रहा है कि भारत में प्रकाशित होने वाला पहला समाचार पत्र था। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बंगाल गजट। और इसका प्रकाशन हुआ था आपका, इट वाज एन इंग्लिश न्यूज़पेपर पब्लिश फ्रॉम कोलकाता एंड ये पब्लिश हुआ था 1780 के दौरान। ठीक है, नेक्स्ट आइए 128 नंबर में 128 बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षरित किए गए? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, 1931 में, यानी कि 5 मार्च 1931 को। नेक्स्ट आइए 129, रानी विक्टोरिया द्वारा कैसर ए हिंद की उपाधि ग्रहण करने के समय वायसराय कौन था? तो 129 का सही हो जाएगा ऑप्शन ए, लॉर्ड लिटन। और कैसर ए हिंद
और क्वीन इम्प्रेस ऑफ इंडिया अंडर द रॉयल टाइटल्स एक्ट 1876 के तहत ये उपाधि धारण किए थे। उस समय लॉर्ड लिटन का कार्यकाल था 1876 से 1880 के मध्य। और वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878, आर्म्स एक्ट 1878, सब इन्हीं के कार्यकाल में ये सब हुआ था। नेक्स्ट आइए 130 बोल रहे निम्नलिखित में से किसने डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक लिखी थी? तो 130 का आप लोग सभी जानते होंगे, ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू। 131 आइए, असहयोग आंदोलन के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? तो 131 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जलियांवाला बाग हत्याकांड के कारण इसे निलंबित कर दिया गया। तो ये जो है ये सही नहीं है। नेक्स्ट आइए, और देखिए नन कोऑपरेशन डे यानी कि असहयोग आंदोलन जो था, नन कोऑपरेशन मूवमेंट, ये आपका शुरू हुआ था 1 अगस्त 1920 को और एंड हुआ था 5 फरवरी 1920 को। नेक्स्ट आइए आपका, और ये किसके कारण बंद कर दिया गया था? तो चौरा चौरी जो कांड हुआ था 5 फरवरी 1922 को, उससे दुखी होकर गांधी जी ने इसे वापस ले लिया था। नेक्स्ट आइए 132 नंबर। 132 बोला कि गांधी जी निम्नलिखित में से किस समाचार पत्र पत्रिका से नहीं जुड़े हुए थे? तो 132 का हो जाएगा ऑप्शन डी, युगांतर से ये नहीं जुड़े हुए थे। ठीक है, और युगांतर जो था ये वीकली मैगजीन था, इसे पब्लिश कर रहे थे भूपेंद्र नाथ दत्त एंड बरिंद्र कुमार घोष के द्वारा इसे प्रकाशित किया जा रहा था। ये एक वीकली पत्रिका था यानी कि साप्ताहिक। नेक्स्ट आइए 133, अमृतसर अधिवेशन 1919 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रस्ताव के अनुसार महात्मा गांधी कांग्रेस के नए संविधान के लेखक थे। निम्नलिखित में से किसे महात्मा गांधी के साथ सहयोग करने हेतु चुना गया था? तो 133 का इसमें हो जाएगा आंसर ई, क्योंकि देखिए यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देने योग्य बात यह है, और यहाँ पे गांधी जी का जो सहयोग करने के लिए चुने गए थे उसमें थे NC केलकर, ठीक है, उसके बाद थे IB सेन, उसके बाद थे तिलक, ठीक है, BG तिलक, और उसके बाद थे CR दास। ठीक है, तो यहाँ पे आपका एक से अधिक हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन ई हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट आइए 134 बोला निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम अपने पारित होने के वर्ष के साथ ही सही सुमेलित नहीं है? तो 134 का हो जाएगा ऑप्शन डी, पिट्स इंडिया अधिनियम, यहाँ पे हो जाएगा ये 1784, बाकी यहाँ पे सभी सही सुमेलित हैं। और द पिट्स इंडिया एक्ट 1784 को ऑल्सो कॉल्ड द ईस्ट इंडिया कंपनी एक्ट 1784 भी कहा जाता है। नेक्स्ट आइए 135 में। 135 बोला निम्नलिखित में से कौन सा ब्रिटिश भारत के गवर्नर जनरलों का सही कालानुक्रमिक क्रम है? तो 135 का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वारेन हेस्टिंग्स, उसके बाद लॉर्ड मेटकॉफ, लॉर्ड डलहौजी, फिर लॉर्ड कैनिंग। 136 आइए, सैडलर आयोग का गठन कब किया गया था? तो 136 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1917 में। तो द सैडलर कमीशन वाज फॉर्म इन 1917 एंड सर माइकल सैडलर वाज द चेयरमैन of this commission. It also includes 2 Indian members, namely Sir Ashutosh Mukherjee and Ziauddin Ahmed. Hence option C is the our right answer. और इसका the main objective of this commission was to improve the university education by spreading secondary education from the university education. नेक्स्ट आइए 137 में। 137 बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन मुजफ्फरपुर षड्यंत्र कांड से जुड़ा हुआ था? तो 137 का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई। क्यों? क्योंकि देखिए मुजफ्फरपुर कॉन्स्पिरेंसी केस हुआ था 1908 में, और इसमें खुदीराम बोस, ठीक है, खुदीराम बोस प्रफुल्ल चाकी थे, तो एक से अधिक इसका आंसर हो जाता। नेक्स्ट आइए 138 बोला निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में अस्थायी बंदोबस्ती की शुरुआत की गई थी? तो 138 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बंगाल। और ये लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय लॉर्ड कॉर्नवालिस ने इसका परमानेंट सेटलमेंट, इसका अस्थायी बंदोबस्त की शुरुआत की थी। नेक्स्ट आइए 139 बोला सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है कविता की पहली बार निम्नलिखित में से किसने गाया था? तो 139 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राम प्रसाद बिस्मिल ने।
और ये लिखे कौन थे? तो ये लिखा गया था बिस्मिल अजीमाबादी के द्वारा ऑफ पटना इन 1921। ठीक है, पटना में बिस्मिल अजीमाबादी ने इसे लिखा था और राम प्रसाद बिस्मिल जो थे पहली बार इसे गाए थे। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप लोग नोट कर लीजिएगा जो मैंने अभी बताया। नेक्स्ट आइए 140 में, वर्ष 1905 में कांग्रेस के बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो 140 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गोपाल कृष्ण गोखले ने। नेक्स्ट आइए 41। अब इधर से 10 क्वेश्चन आपका मैथ्स रहता है, तो मैथ्स का मैं आपको केवल आंसर बताते जाऊंगा और आप लोग इसे खुद से सॉल्व करने का प्रयास कीजिएगा। तो 141 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 2। ठीक है, अर्थपूर्ण उनमें से कितने अर्थपूर्ण शब्द बनेंगे? तो 2। नेक्स्ट आइए 142। 142 का है, यहाँ पे रीजनिंग दे दिया गया है लेकिन जनरली मैथ्स रहता है। ठीक है, 142 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, एमिट। एमिट मतलब मिटाना। ठीक है, इरेज करना। 143 में आइए, 143 का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई। क्यों? क्योंकि राइट ऑप्शन होगा 19 जो कि ऑप्शन में कहीं नहीं दिया गया है। 144 आइए, 144 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ममेरा भाई। 145 में आइए, 145 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 45 मीटर पूर्व। नेक्स्ट आइए 146 में, 146 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1। देखिए कैसे है, 38/19 माइनस 10/5। उसी तरह आइए इसमें सेकेंड वाला में 42, सॉरी यहाँ 42 होगा। ठीक है, तो आप लोग नहीं एक बार चेक कर लीजिए। हाँ, ये इसमें आइए, ये तो मुझे फाइंड करना है। ये आइए देखिए 42, इसमें आइए 42/6 माइनस 15/3। उसी तरह 45/9 माइनस 12/3 हो जाएगा, तो इसका एक आंसर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट आइए 47 नंबर में। 47 बोल रहा है मैथ्स का कि इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 10% की कमी आएगी। नेक्स्ट आइए 48 नंबर। 48 का जो इसका सही आंसर हो जाएगा उसका हो जाएगा ऑप्शन ए, हो जाएगा 16, इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आइए 149 में। 149 का जो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, 62 किलोमीटर प्रति घंटा। और 150 का जो सही आंसर हो जाएगा और इस टेस्ट सीरीज का ऑप्शन सी हो जाएगा 36,000। तो दोस्तों इस तरह से मैंने आपका पूरा दृष्टि वाला मैंने इसका 4 टेस्ट सीरीज करवा दिया है और अब आगे इसका टेस्ट सीरीज नहीं आएगा, इसलिए अब आप लोग सेल्फ स्टडीज़ पे ज़्यादा ध्यान दें। अब जो 66वीं बीपीएससी का है वो लास्ट में एडिटोरिया का एक बनाऊंगा, जो भी अब तक मैं बना चुका हूँ उसका एक लास्ट बनाऊंगा वीडियो, बस आखिरी एडिटोरिया का, कि जिसमें गलत क्वेश्चन कौन कौन सा है उस पर एक वीडियो मैं बनाऊंगा। और उसके बाद 66वीं बीपीएससी के लिए दृष्टि और एडिटोरिया वाला मैं ख़त्म करके अब सदाबहार टेस्ट मैं चलाने वाला हूँ। सदाबहार टेस्ट 1 डाल चुका हूँ, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, उसे देखें। और उसमें आपका हर सिलेबस को ध्यान में रखते हुए उसके हिसाब से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का कलेक्शन करके उसमें आपको आंसर दिया जाएगा। और जल्द ही उसका सदाबहार टेस्ट 2 आप लोग के सामने लाया जाएगा। आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो कृपया करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि कोई भी नया वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके मोबाइल तक पहुंच सके। इस वीडियो को देखने के लिए आप लोग का शुक्रिया। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।